एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? दिस साइड अलीना। आज अगर यूके का मैं अपडेट दे दूँ कोरोना केसेस में, तो यहाँ पे केसेस हर दिन बढ़े जा रहा है। बट गवर्नमेंट ने अभी कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि आप मास्क पहनना है या कुछ लॉकडाउन, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पे रिक्वेस्ट किया हुआ है, पूछा हुआ है कि हम यूके आना चाहते हैं सिस्टर, बट हम कौन से वीज़ा पे आए, क्योंकि हम इतने मुझे ये कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। मतलब 12th हमने पास करा है, बट उसके बाद हम स्टडी वीज़ा में आना नहीं चाहते क्योंकि हमारा एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, और या तो हमारे पास इतना पैसे नहीं है। तो कौन से दूसरे वीज़ा के टाइप्स होते हैं जिसमें हम आ सकते हैं। तो आज उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे हैं कि मैं इस बारे में इंफॉर्मेशन बताऊँ और उनको पता चले कि कैसे कैसे प्रोसेस रहता है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपसे बात करूँगी कि वीज़ा कितने टाइप्स के होते हैं जिसमें आप यूके आ सकते हो। सबसे पहला और सबसे आसान वीज़ा तो आपका होता है स्टूडेंट वीज़ा ही। फिर उसके बाद आपका होता है वर्क परमिट। वर्क परमिट लेना यूके में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वर्क परमिट नॉर्मल आपको किसी भी कंपनी ने आपको वीज़ा दे दिया, हाँ यहाँ पे काम करने आ जाओ करके, ऐसा नहीं होता है। यूके का थोड़ा रूल डिफ़िकल्ट है। अगर आप किसी भी एरिया पे काम करने आ रहे हो तो आपको स्पॉन्सर्ड वीज़ा लेना होता है, वीज़ा बोलते हैं। तो इस बारे में हम कोई दूसरा वीडियो बना के इस बारे में मैं आपको कम्प्लीटली बताती हूँ कि ये जो स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है, जो वर्क वीज़ा होता है, वो कैसे लिया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, इस बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताती हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपका यूके आने में कितना खर्चा लगता है, तो उस बारे में बात करते हैं। खर्चा अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो सबसे पहले तो आइलेट्स देना होता है। आइलेट्स देने का आप देखो, मेजरली जो आइल्स का बुकिंग होता है, एग्ज़ाम जो देनी होती है, उसका अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 14,000 का उसका फॉर्म है। 14,000 का फॉर्म भरते हो आइल्स देने के लिए। और कोई लोग खुद से प्रिपेयर करते हैं, बट कोई लोग कोचिंग भी लेते हैं आइल्स की तैयारी के लिए। तो अगर आप नॉर्मली भी देखें तो 5 से 7 हज़ार आपकी आइल्स की कोचिंग का भी होता है। तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग फेस आपको बात करते हैं, कोचिंग का हो गया। 5-7 हज़ार आप कोचिंग का ले लो, 14,000 आपका आइल्स का फ़ी है। और उसके बाद आइलेट्स आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप जाते हो अपने, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आते हो तो आप यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करते हो, अपना कोर्स फाइंड आउट करते हो। उसके बाद आप जाते हो किसी एजेंसी के पास। कोई एजेंसी होती है जो उनका अपना फ़ी भी लेते हैं, कोई एजेंसी होती है जो फ़ी नहीं लेती है बिल्कुल भी। अगर आप किसी एजेंसी वाले के पास जा रहे हो जो फ़ी लेती है, तो आप उनका 15 से 20 हज़ार उनका एजेंसी का फ़ी अलग कर दो। फिर अब आपका यूनिवर्सिटी हो गया। कोर्स पे, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी, कितने रैंक हो यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो और कौन सा कोर्स ले रहे हो। अब अगर मास्टर्स में आ रहे हो, अंडर ग्रेजुएशन में आ रहे हो, या फिर आप बिजनेस लेवल में आ रहे हो, कोई डॉक्टर लेवल में आ रहे हो, कोई और दूसरे साइंस के फील्ड में आ रहे हो, तो वो सब आपको पता है कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफाइल में आ रहे हो। बट जो यहाँ का मिनिमम है, मैं मैक्सिमम की बात नहीं करूँगी, मैक्सिमम तो आपका साल का 50 लाख तक भी जा सकता है कॉलेज टू कॉलेज। बट आप कोई नॉर्मल कॉलेज में आ रहे हो और जो मिनिमम होती है वो आपका एटलीस्ट 11 लाख आप लेके चलो। 10 से 11 लाख मैं बताऊंगी, क्योंकि कोई लोग मैंने सुना है जो स्कॉलरशिप मिलने के बाद 10 लाख के मिनिमम अमाउंट में आ गए होते हैं। वो भी आपको डिपेंड करेगा कि आप कितने पढ़ने में तेज़ थे, आपका जो पुराना मार्क्स था, अगर आप 12वीं हो गया, आपका बैचलर लेवल पे हो गया, आपका बहुत अच्छा मार्क्स था, 70+ था, तो आपको कुछ अमाउंट स्पॉन्सरशिप मिल जाएंगे। मतलब कॉलेज से आपको स्पॉन्सर कर दिया जाएगा, 3 स्कॉलरशिप मिल जाएगा। जैसे तीन अगर 3,000 पाउंड हो गया तो 3 लाख आपका माइनस हो गया। बट फ़ी यूजुअली क्या होता है कि 14 से 15 लाख होता है, वो 3,000 माइनस करने के बाद 10 लाख होता है। इसीलिए मैं सबसे पहले मिनिमम एवरेज रेट 11 लाख से स्टार्ट कर रही हूँ। 11 लाख आप अपना यूनिवर्सिटी का फ़ी ले लो। फिर उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेसिंग होता है। तो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी में हो गया आपका जो एक बंदे का वीज़ा है वो होता है 350 समथिंग है, तो 350 पाउंड हो गया 35,000, ये 35,000। फिर उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, आपको पहले से ही लेके आना होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस आप अराउंड 1.5 साल का लेते हो। अगर आप एक साल का मास्टर कोर्स है तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा वीज़ा मिलता है। उसी हिसाब से आपको लगभग 14-15 महीने का हेल्थ इंश्योरेंस लेके आना होता है। 14-15 महीने का हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हो गया। और जो वो अमाउंट आप डाल के खुद देख सकते हो कि अपना कोर्स, क्योंकि यूकेवीआई के अगर साइट में जाओगे आप तो वहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस कैलकुलेटर होता है, वहाँ से आप अपना कोर्स स्टार्ट डेट, कोर्स फिनिश डेट डाल के खुद देख सकते हो। तो उसका भी अराउंड आप 75,000 ले लो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि 75,000 के अराउंड ही होता है। फिर ये हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आपका 5,000 रुपये या 5 से 7 हज़ार रुपये आप ले लो। आपका जो टीवी का होता है, आपको टीवी सर्टिफिकेट जमा करानी होती है, वो मैंडेट है, तो आपको 5 से 7 हज़ार वो हो गया। फिर जाके आपका होता है जो स्कैनिंग, जब आप वीज़ा फाइल कराने जाते हो तो वहाँ पे वो काफ़ी
चीज़ें के लिए पैसे मांगते हैं कि अगर आप चाहते हो कि अपना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कहाँ पहुँच रहा है, उसके लिए आपको कोई मतलब मोबाइल एप्लीकेशन वाला कोई फैसिलिटी लेना है नहीं लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। बट जो एक चीज़ मैंडेटरी होती है वो होती है स्कैनिंग वाला, क्योंकि लोग उसमें ऑप्शन होता है जब वीज़ा आप खुद फाइल कर रहे होते हो, वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो खुद स्कैन करके देना चाहते हो, या आप जब VFS ऑफिस जाते हो अपना बायोमेट्रिक्स के टाइम पे, उस टाइम पे आप स्कैन कराना चाहोगे। बट यूजुअली लोग खुद से फाइल नहीं करते हैं। मेरे केस में भी मैंने नहीं किया था, बट मुझे ये डाउट है कि मैं जब स्कैन करूँ तो अच्छे से ना करूँ। इट्स बेटर कि आप VFS ऑफिस में जाके जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं के थ्रू करवा लो। तो उसका चार्जेस भी 1000 से 1200 है। मैंने 1000 पे किया था, इस टाइम पे 1000 से 1200 हो गया होगा। फिर जाके दूसरा सर्विस मैंने लिया था, कुरियर सर्विस, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। तो मैंने ये सोचा था कि कोरोना हो गया और लॉकडाउन हो गया तो क्या पता मैं VFS ऑफिस तक ना जा पाऊँ मेरा पासपोर्ट कलेक्ट करने। तो मैंने 600 रुपये एक्स्ट्रा दे के अपना पासपोर्ट अपने घर में मंगाया था। तो वो डिलीवरी सर्विस मैंने ली हुई थी। बाकी और बहुत सर्विस थे कि मोबाइल वाला ऑप्शन ले लो, ये ले लो, मैंने नहीं करवाया था। उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एनीवे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं चलता है कि आपका वीज़ा प्रोसेसिंग कहाँ तक पहुँचा है। सो ये टोटल खर्चा है। उसके बाद जो मेजर खर्चा है वो है आपका शो मनी का जो होता है। शो मनी आपको दिखानी होती है 9 महीने के हिसाब से, जैसे आपका कोर्स है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मास्टर्स लेवल की बात कर रही हूँ। अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपको 9 महीने का लिविंग एक्सपेंसेस पहले से ही शो करके आना होता है। तो वो जो शो मनी होती है वो आपके खर्चा के लिए है, क्योंकि यहाँ नहीं चाहते कि स्टूडेंट आके यहाँ के लिए बर्डन बन जाए। तो आप इस साल यहाँ पढ़ने आ रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है करके पहले ही दिखा के आना है। जो आपका फ़ंड है वो 28 डेज़ पुराना होना चाहिए। 28 डेज़ पुराना मतलब आज अगर आप वीज़ा फाइल कर रहे हो तो कल के दिन आपका जो मनी होता है जो आपके अकाउंट में होता है उसका 28 दिन पूरा हो चुका हुआ होना चाहिए। उसमें दिखाना होता है। तो आप खुद देखो कि आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी इनर लंदन और आउटर लंदन करके है। जैसे इनर लंदन में अगर आप रहोगे तो आपको अराउंड 1100 मंथली एक्सपेंसेस दिखाना होगा, और अगर आप आउटर लंदन रहते तो 1095 करके कुछ ऐसा अमाउंट है वो दिखाना होता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो कि मतलब 10-11 लाख तो आप अपना शो मनी में भी दिखाना ही होगा आपको। अगर जितना आप ज़्यादा दिखाओगे उतना आपका चांसेस होता है वीज़ा लगने का। मतलब डिपेंड नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे दिखा के अपना वीज़ा लगवाने के चांसेस करा सकते हो। बट ये है कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फाइनेंस को लेके, क्योंकि कितने बार क्या होता है कि रिजेक्शन केसेस कि पैसे कम है, आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है करके रिजेक्ट होता है। इसीलिए अगर आप सफिशिएंट अमाउंट दिखा दो तो शायद वो चांसेस कम हो जाए, ये होता है। तो ये शो मनी हो गया। फिर जो अमाउंट होता है यहाँ आने के बाद के जो एक्सपेंसेस होता है कि आपको जब वीज़ा करवाना फाइल करा रहे होते उस टाइम पे आप कहाँ रहने वाले हो वो भी आपको दिखाना होता है। तो आप पहले से ही अपना एक कमरा बुक करा के आओगे, चाहे आप यूनिवर्सिटी में बुक कराओ या बाहर बुक कराओ, आपको पहले से बुक करा के आना होगा। तो आप वहाँ के 500 पाउंड ले लो तो वहाँ का 50,000 वो लग जाता है। फिर आपका टिकट हो गया प्लेन टिकट। तो प्लेन टिकट आप जितनी जल्दी कराओगे उतना फ़ायदा है। अगर फिर भी मिनिमम लेके चलते तो 30,000 से 35,000 तो आपका टिकट का रख लो। अगर आप सामान ज़्यादा ले रहे हो तो वहाँ पे एक्सेस बैगेज का जो चार्ज होता है वो भी इंक्लूड कर लो। और जो लास्ट होता है जब यहाँ आप आते हो तो कुछ पैसा आप कन्वर्ट करा के लेके आते हो, या तो फिर अपना जो कार्ड बना के आते हो, अपना वीज़ा कार्ड या फॉरेक्स कार्ड बना के आते हो। तो आप कुछ लाख या 2 लाख तक आप अपना पहले से ही अमाउंट एक एस्टिमेट करके आ जाना। ये मत सोचना कि मैं वहाँ जाके कमा लूँगा तो मुझे इतना ज़्यादा पैसा लेके नहीं जाता हूँ, ये हिसाब मत रखना इस टाइम पे। आप थोड़ा सा पहले आप पैसे अपने पास लेके आ जाना। फॉरेक्स कार्ड बनवाना है या आपके पास ऑलरेडी वीज़ा कार्ड से उसमें अपना जितना भी अमाउंट है वो डाल के आना। अगर आप कुछ कैश लेके आ रहे हो तो यहाँ आते ही आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपको बिना डॉक्यूमेंट्स मतलब BRP कार्ड के बिना भी आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। वो है मोंजो अकाउंट करके, आप उसका आप सिर्फ पासपोर्ट पे उसका अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो वो अकाउंट ओपन करा के जितने भी आपके पास कैश होगा वो आप जाके डिपॉजिट करवा सकते हो। सिर्फ उसका 1 पाउंड चार्ज लगता है डिपॉजिट का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैश में डीलिंग नहीं करते हैं, कार्ड ही हर जगह चलता है। तो इतना ज़्यादा कैश लेके मत आना, हो सके तो फॉरेस्ट कार्ड में ही रखना या फिर मतलब अपना वीज़ा कार्ड में ही रखना। सो ये मोटा मोटा था जितना भी था। तो अगर मैं आप ओवरऑल अमाउंट देखूँ तो 25 लाख मतलब
कमती में 25 लाख का खर्चा है। अगर आपका शो मनी 10 लाख हो गया, आपका कॉलेज फ़ी हो गया 11-12 लाख हो गया, आपके वीज़ा फ़ी, आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपका टिकट, आपका एक्स्ट्रा मनी, इधर उधर छोटे मोटे चार्जेस जितने भी होते हैं उसको करते करते 25 लाख का एक्सपेंस आपका कहीं नहीं जाएगा। सो इसी हिसाब से आप प्लान करो। जैसे अगर आ रहे हो, मैंने बता दिया, मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक का आपका पूरा खर्चा बता दिया कि कितना कितना लगता है। सो यही था जो खर्चा है। इसके अलावा अगर आपको किसी और बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं काफ़ी देखती हूँ कि मेरे वीडियोस में लोग मेरे वीडियोस को व्यू करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, इसीलिए ताकि मैं आप तक पहुँच सकूँ, आप तक कनेक्ट हो सकूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मुझसे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होइएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड हेल्प चाहिए और किसी वीडियो में किसी टॉपिक में अगर आप जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।